नमस्कार दोस्तों, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की सीरीज में आज हम लोग कुछ बात करेंगे कि 1861 जब भारतीय दंड संहिता पहली बार पिक्चर में आया और इंडिया के ऊपर लागू हुआ, तो उससे पहले इंडिया में, भारत में कौन सा कानून चलता था, कौन सी कोर्ट्स होती थी और किस तरीके से वो न्याय व्यवस्था को देखते थे। क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि सबसे पहले 1861 में आईपीसी आया, 1872 में इंडियन एविडेंस एक्ट आया, इसके बाद 1898 98 में सीआरपीसी आई। सब्सटेंशियल लॉ आया सबसे पहले, उसके बाद फिर प्रोसीजरल लॉ आया। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि क्या 1861 से पहले कोई कानून था या कोर्ट्स थी, या थी तो किस तरीके की कोर्ट्स थी, किस तरीके से हमारा कानून चलता था। ये क्यों मैं आज ये आपसे शेयर करना चाह रहा हूं। मैं इसलिए शेयर करना चाह रहा हूं क्योंकि चैप्टर हमारा चल रहा है आजकल रेलेवेंसी, सुसंगति। एक तथ्य की दूसरे तथ्य के साथ में क्या सुसंगति है, क्या सुसंगतता है, किस तरीके से रिलेवेंट है। अब क्वेश्चन ये आता है कि देखिए, फैक्ट्स तो इस ब्रह्मांड में बहुत सारे हैं, लेकिन किसी एक पर्टिकुलर मैटर की बात करें जो कोर्ट के सामने होता है, उससे भी कनेक्टेड फैक्ट्स बहुत सारे होते हैं। तो क्या कोर्ट सारे फैक्ट्स को सुने? क्या एक पार्टी अगर 50 विटनेस ले आई, दूसरी पार्टी 50 विटनेस ले आई, तो क्या सबको सुने? आपका लॉजिक क्या कहता है? क्या ऐसा करने से कोर्ट का टाइम वेस्ट नहीं होगा और इससे जो कोर्ट के ऊपर बर्डन है वो नहीं बढ़ जाएगा क्या? और जो जरूरतमंद लोग हैं जिनको जल्दी न्याय चाहिए, क्या उनको जल्दी न्याय मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। तो जब 1872 में इंडियन एविडेंस एक्ट लागू हो गया, तो तब से तो क्लियर था कि कौन से फैक्ट रेलेवेंट हैं, मतलब कोर्ट में कौन से फैक्ट जा सकते हैं, किस तरीके से जा सकते हैं ये भी क्लियर हो गया, कौन विटनेस होगा ये भी क्लियर हो गया, विटनेस को कैसे एग्जामिन किया जाएगा, उससे क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और रेलेवेंसी को, एडमिसिबिलिटी को कौन डिसाइड करेगा, ये सब रिटर्न में आ गया। लेकिन इससे पहले जब कार्यवाहियां चलती होंगी कोर्ट में, तो फिर किस पर डिपेंड करता था कि कौन सा फैक्ट सुना जाएगा, कौन सा नहीं सुना जाएगा? क्या पहले से तय था कि पुलिस को पता है कि कौन से फैक्ट ले जाए जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं था दोस्तों। इसी कारण से जरूरत पड़ी कि हमको ऐसा कुछ कानून बनाना चाहिए जिसके कारण कोर्ट्स का टाइम बचे, कोर्ट फोकस्ड रहे, पार्टीज फोकस्ड रहे कि उनको क्या करना है। कभी कभी क्या होता है कि इररिलेवेंट फैक्ट्स के बारे में बात करते करते कभी तो रेलेवेंट फैक्ट की बात हो ही नहीं पाती है। तो जो फैक्ट एक्चुअल में कोर्ट के सामने जाने चाहिए थे, जिन पर बात होनी चाहिए थे, जो न्याय दिलाने में हेल्प करेंगे, उन पर बात ही नहीं हो पाती। तो मैं आपको छोटा सा ब्रीफ बताना चाहूंगा हिस्ट्री का। हालांकि हिस्ट्री का मैं स्टूडेंट नहीं रहा हूं दोस्तों, तो मुझे हिस्ट्री के बारे में ज्यादा नहीं पता है। थोड़ा बहुत कहीं आगे पीछे हो जाता है तो आप कोऑपरेट करिए, कमेंट करके उसको आप ठीक कर सकते हैं। देखिए, दो ईयर थे, 1757 और 1764। 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ और 1764 में बक्सर का युद्ध। और इस बक्सर के युद्ध के बाद ये जो युद्ध हुए थे, ये एक तरफ तो ब्रिटिशर्स थे और दूसरी तरफ हमारे जो मुगल साम्राज्य थे, उनकी सेनाएं लड़ रही थी। तो इस बक्सर के युद्ध में, प्लासी के युद्ध में ब्रिटिशर्स जीत गए। और ब्रिटिशर्स में भी कौन थे? ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी जो ब्रिटिश ने चार्टर के थ्रू बनाई थी और इंडिया में ट्रेड करने के लिए भेजी गई थी। तो 1764 में ये ईस्ट इंडिया कंपनी अपना काम कर रही थी, ट्रेड कर रही थी, बट इन्होंने यहां युद्ध लड़ा और इस युद्ध का नतीजा ये निकला दोस्तों कि जो मुगल शासक थे ये हार गए। और इस हारने के कारण
अब इन्होंने केवल नाम मात्र का शासक रखा इनको, बट एक्चुअल एडमिनिस्ट्रेशन, एक्चुअल प्रशासन अब कंपनी कर रही थी, ईस्ट इंडिया कंपनी कर रही थी। इस बक्सर के युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के पास 3 स्टेट, बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा, ये 3 स्टेट की जो दीवानी, जो रेवेन्यू कलेक्ट करने के राइट्स ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल गए। कहां तो केवल और केवल ट्रेड करते थे, सामान देते थे, सामान लेते थे, लेकिन अब जो फसल पैदा होती है उस पर जो कर लगाएंगे, अब वो कौन लगाएंगे? इस युद्ध के बाद पहले जो मुगल शासक लगाया करते थे, अब वो कलेक्ट करेंगे टैक्स को ईस्ट इंडिया कंपनी। तो यहां के बाद इंडिया में एक्चुअल में राइट्स मिल गए थे कुछ टैक्स लगाने के, कलेक्शन करने के। कलेक्शन नहीं होगा तो उसको कैसे वो कलेक्ट करेंगे, और कोई गलती करेगा तो उसको कैसे डिसाइड करेंगे, क्या पनिशमेंट देंगे, कुछ ऐसे राइट्स कंपनी को यहां से मिलने शुरू हो गए थे। तो अब आपको पता होगा कि जब जब किसी के पास पावर आती है तो कहावत है कि पावर करप्ट्स, जब जब शक्ति आती है तो वो करप्ट भी करती है। तो यहाँ जो कंपनी के बॉसेस थे, बड़े बड़े लेवल पर जो लोग बैठे थे, उन्होंने अपनी शक्ति का दुरुपयोग करना शुरू कर दिया, करप्शन करना शुरू कर दिया। इवन यहां तक कि जो कंपनी के एम्प्लॉइज थे उनको भी एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दिया। आप लीगल फील्ड के स्टूडेंट हैं तो आपको पता होना चाहिए कि जो कंपनी के एम्प्लॉइज थे वो सिटीजन कहां के थे? जनरली वो सिटीजन ब्रिटिश के थे। तो उनके ऊपर कौन सा कानून लागू होगा? उनके ऊपर ब्रिटिश का कानून लागू। मान लो हमारा कोई इंडियन यहां इंडिया से बाहर काम करने के लिए चला जाता है, तो क्या उसके ऊपर इंडिया के कानून लागू होंगे या नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे। तो इसी तरीके से वो ब्रिटिशर्स जो इंडिया में थे, बंगाल में थे, बिहार में थे, उड़ीसा में थे, उनके ऊपर ब्रिटिश का कानून लागू होता था, लेकिन ब्रिटिश का कानून लागू ना करके कंपनी अपने ही तरीके से चला रही थी, उनका एक्सप्लॉइटेशन कर रही थी, खूब करप्शन कर रही थी। तो जब जब आदमी का एक्सप्लॉइटेशन होगा तो ब्रिटिशर्स थे, उनको तो अपने राइट्स के बारे में ज्यादा पता था, तो उन्होंने लंदन में बहुत सारी पिटीशंस डल गई कंपनी के अगेंस्ट। जब बहुत सारी पिटीशंस वहां पड़ी कंपनी के अगेंस्ट, तो ब्रिटिश लेजिस्लेचर ने एक एक्ट बनाया जिसको बोला जाता है रेगुलेटिंग एक्ट 1774। 1774 का ये रेगुलेटिंग एक्ट इंडिया में आया। और इस रेगुलेटिंग एक्ट से हुआ क्या? लेजिस्लेचर ने, गवर्नमेंट की, ब्रिटिश की गवर्नमेंट ने इंटरफेयर किया कि आप करप्शन को रोको, और जो आप ब्रिटिश सिटीजन्स पर अत्याचार कर रहे हो, अपना अलग ही कानून चला रहे हो, उसको आप रोकेंगे, और कानून चलेगा किंग का, ब्रिटिश का जो किंग है उसका कानून चलेगा। और इसके आधार पर उन्होंने बंगाल में, कैलकाटा में पहला सुप्रीम कोर्ट, वर्ड यूज कर रहा हूं, पहला सुप्रीम कोर्ट कोलकाता में इन्होंने स्टेब्लिश कर दिया। किस एक्ट के द्वारा? रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा एक सुप्रीम कोर्ट यहां पर स्टेब्लिश हो गया कलकत्ता। तो इसी एक्ट से कंपनी में अब एक गवर्नर जनरल बना, और वारेन हेस्टिंग पहले वह गवर्नर जनरल बनाए गए, और इनको कहा गया कि आप कंपनी को गवर्न करें, और ये सुप्रीम कोर्ट को दिया गया कि आप वहां पर न्याय करेंगे, जो भी प्रॉब्लम्स आएंगी उनको आप देखेंगे। तो इस सुप्रीम कोर्ट ने क्या करना शुरू कर दिया कि ये बिहार, बंगाल और उड़ीसा, जहां जहां पर कंपनी अपने रेवेन्यू कलेक्ट कर रही थी, दीवानी कलेक्ट कर रही थी, वहां प्रेजेंट, चाहे वो इंडियन है चाहे वो ब्रिटिशर्स है, उन सब के ऊपर अपना कानून लागू करना शुरू कर दिया। जैसे ही उन्होंने सबके ऊपर कानून लागू करना शुरू किया, तो कंपनी और जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस थे उनमें टकराव होना शुरू हो गया। सुप्रीम कोर्ट के जजेस का यह कहना था कि हम तो सभी के ऊपर कानून लागू करेंगे, हम तो सभी को जस्टिस देंगे, सभी के ऊपर हमारा कानून लागू होता है, ब्रिटिश कानून। लेकिन कंपनी कहती है कि इंडियंस तो आपके सब्जेक्ट ही नहीं है, तो इंडियंस पे तो ब्रिटिश कानून लागू ही नहीं होता है, तो आप इंडियंस को कैसे गवर्न करेंगे? तो जब दोनों में टकराव होने लग गया, तो देखिए कंपनी की कोर्ट्स अलग थी,
मोफुसिल्स कोर्ट जिनको बोला जाता था, कंपनी की कोर्ट्स अलग थी। तो जब दोनों में टकराव होने लग गया, ये प्रॉब्लम फिर से ब्रिटिश पहुंच गई, तो ब्रिटिशर्स ने एक और अलग से एक्ट पास किया, इसको बोलते थे सेटलमेंट एक्ट। सेटलमेंट एक्ट 1781। 1881 में एक सेटलमेंट एक्ट हुआ, और इस सेटलमेंट एक्ट में फिर से ये कहा गया कि देखिए, सुप्रीम कोर्ट जो हमने एस्टेब्लिश की है वो केवल और केवल ब्रिटिशर्स, जो ब्रिटिश सिटीजन्स हैं, केवल उनके ऊपर एप्लीकेबल हो, बाकी जो इंडियंस हैं उनको कंपनी देगी। अब क्वेश्चन ये आता था कि अभी तक तो 1861 आया ही नहीं, जहां सबसे पहली बार कोई कानून लिखित में आया था इंडिया में। तो 1781 में जब मैटर्स कोर्ट के पास जाते थे, तो पार्टीज क्या करती थी कि अपने, जब मान लो सिविल मैटर्स हैं, तो अपने 50-50 विटनेस लेके चले गए। अब वहां पर जाकर कुछ भी बोल रहे हैं, तो अब उनको रोकेगा कौन कि आप ये नहीं बोल सकते हैं, ये रेलेवेंट नहीं है। तो एक ही व्यक्ति था, मैजिस्ट्रेट या जज, वो रोक सकता था उसको, और वो भी अपने विवेक से, अपना लॉजिक लगाकर कि नहीं, ये इस फैक्ट का कोई लेना देना नहीं है इसके से, तो आप ये नहीं बोल सकते। बट वो पहले कह दिया जाएगा फैक्ट कोर्ट में, देन उसको रोका जाएगा, फिर उसमें दोनों तरफ से आर्गुमेंट होंगी, नहीं ये रिलेवेंट है या नहीं है। इट मींस एक तरीके से वहां पर पार्लियामेंट चल रही है, टाइम वेस्टेज, फोकस चेंज हो गया है, एफर्ट्स, एक्स्ट्रा एफर्ट्स लग रहे हैं, रिजल्ट कम। ऐसी ऐसी अननेसेसरी बातें कही जाती होंगी, आप सोच के देखो, कि जहां पर फिक्स ना हो, पहले से ही ना पता हो कि ये फैक्ट कोर्ट में जा सकते हैं, इस तरीके से जाएंगे, तब तो फिर अपनी मर्जी से सब कुछ चल रहा था। हाँ, जो क्रिमिनल मैटर्स थे उन पर शरीयत लागू होता था, शरीयत। और तरीके कौन बताता था, कौन से फैक्ट्स यहां पर एप्लीकेबल हैं, कौन से नहीं हैं, उनको बताते थे मौलवी। लेकिन जो पर्सनल मैटर्स थे, मैरिज, सक्सेशन, बंटवारा प्रॉपर्टीज का, इन सब के ऊपर पर्सनल लॉज थे। जो मोमडन्स के थे, मोमडन के पर्सनल लॉ, हिंदूज के थे, हिंदूज के पर्सनल लॉज थे। और उसमें जो हिंदूज के लिए हमारे पंडित हुआ करते थे, और वो लोग हेल्प करते थे, और दूसरा जो मोमडन्स के लिए होते थे, उनमें मौलवीज हेल्प किया करते थे। ये मैं वहां की बात कर रहा हूं जहां पर कंपनी को राइट्स मिल गए थे दीवानी कलेक्ट करने के। और जो मुगल शासक थे, जो मुगल राजाएं थे, वो तो केवल और केवल एक रबर स्टैंप की तरह थे। काम तो देखो, रेस्पॉन्सिबिलिटी तो, मोहर तो अभी भी उसी की लग रही थी, लेकिन काम सारे कंपनी कर रही थी। इसका मतलब कंपनी, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं, कोई उत्तरदायित्व नहीं उसका, बट मजे सारे लूट रही है कंपनी। धीरे धीरे क्या हुआ, सन 1800 में मद्रास में एक और सुप्रीम कोर्ट बना दिया इन्होंने, और 1823 में बॉम्बे में एक सुप्रीम कोर्ट बना दिया, जिन्हें प्रेसिडेंसी टाउन कहते थे। उन टाउन्स में एक एक सुप्रीम कोर्ट बना दिया। नाम याद रखना, उनको पहले सुप्रीम कोर्ट कहा जाता था। लेकिन 1823 तक भी अभी तक आईपीसी नहीं आई थी। तो सभी जगह इसी तरीके से जो प्रैक्टिस में सब कुछ चल रहा था, वो चल रहा था। और देखिए, ब्रिटिश में कॉमन लॉ है। कॉमन लॉ मतलब जजमेड लॉ है। जज जैसा केस बाय केस टू केस डिसाइड करते चले जाते हैं, वो लॉ बनता चला जाता है। तो यहां पर भी जज अपनी मर्जी से कुछ भी कर रहे थे। एक तो इंसिडेंट है नंद कुमार का, शायद मैं अगर ठीक हूं तो केस का नाम है नंद कुमार, और उसको फांसी की सजा दे दी गई थी फोर्जरी के केस में, कूट रचना के केस में फांसी की सजा दे दी गई थी। आप सोचो किस तरीके से लॉज वहां पर एप्लीकेबल हो रहे थे। इसलिए 1834 में ब्रिटिश किंग ने यह डिसाइड किया कि लॉ कमीशन बनाया जाए। मैकॉले की अध्यक्षता में लॉ कमीशन बनाया गया, और उनको कहा गया कि आप इंडिया के परिप्रेक्ष्य में, इंडिया को ध्यान में रखते हुए आप रिटन लॉ तैयार कीजिए। देन 1860 में वो लॉ तैयार हुआ, फिर ब्रिटिश पार्लियामेंट में ये पास हुआ, और 1861 में जाकर इसको लागू कर दिया गया इंडिया। लेकिन यहां पर भी देखिए, ये सब्सटैंशियल लॉ था, इसमें रूल ऑफ एविडेंसेस तो बहुत थोड़े थे, लेकिन मैक्सिमम तो ये सब्सटैंशियल लॉ था। और एक बात बता दूं, एक एक्ट आया 1861 में, द हाई कोर्ट एक्ट। और इससे हुआ क्या, इस एक्ट से ये हुआ कि जो सुप्रीम कोर्ट थे,
प्रेसिडेंसी टाउन में तीनों सुप्रीम कोर्ट, कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे, इनको चेंज कर दिया गया हाई कोर्ट में। तीनों के तीनों किसमें चेंज कर दिए गए? हाई कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट से अब क्या हो गए? ये हाई कोर्ट हो गए। देन जब ये सब्सटेंशियल लॉ आईपीसी आ गया, उसके बाद जरूरत पड़ी कि नहीं, मैटर्स अभी भी अपनी मर्जी से कोई भी आ जाता है कोर्ट में, कुछ भी बोल देता है, कितने ही विटनेस ले आता है और किसी भी तरीके से एविडेंस को ले आता है, तो इसको भी यहां पर इंडिया में रेगुलेट करने की आवश्यकता है। तब जाकर 1872 में मिस्टर जेम्स स्टीफन, उन्होंने ये भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 इंडियन एविडेंस एक्ट बनाया। समस्याओं को जो आ रही थी उनको ध्यान में रखते हुए उन्होंने कहा कि पहली बात तो हम ये डिक्लेयर कर देते हैं कि कौन से फैक्ट कोर्ट में जा सकते हैं और कौन से फैक्ट कोर्ट में जा सकते हैं। उनको कहा उन्होंने रेलेवेंट फैक्ट होंगे जिनको कोर्ट में आप लेकर जा सकते हैं। लॉजिक के आधार पर, कुछ पॉलिसी के आधार पर उन्होंने डिसाइड कर दिया कि ये फैक्ट हैं, इनको आप कोर्ट में लेकर जा सकते हैं। सेक्शन 6 से लेकर सेक्शन 55 तक इंडियन एविडेंस एक्ट में बता दी। उसके बाद में ये भी बताया, देखिए समस्या ये नहीं है कि आपने ये डिक्लेयर कर दिया कि ये फैक्ट रेलेवेंट है तो उसको आप कोर्ट में पेश कर सकते हैं। समस्या ये भी है कि मान लो कि एक व्यक्ति ने देखा कि ए ने बी को चाकू मार दिया, ये सी ने देख लिया है, तो सी आई विटनेस हो गया इस बात का कि ए ने बी को चाकू मारा है। लेकिन सी अपने घर गया, इसने अपनी वाइफ डब्लू को बताया यही बात कि आज तो ए ने बी को चाकू मारा था, मैं खड़ा था वहां पर, देखा मैं। अब जब ये केस चल रहा है तो सी को तो लाया नहीं गया कोर्ट में, बी को, इसको डब्लू को ले आए, सी की वाइफ को, और वो कहती है कि हाँ ए ने बी को चाकू मारा था। भाई ये फैक्ट तो सुसंगत है, ये फैक्ट तो रेलेवेंट है कि हाँ ए ने बी को चाकू मारा था, लेकिन कौन पर लेके आ रहा है इसको, कौन बोल रहा है कोर्ट में आकर, विटनेस कौन होगा, किस तरीके से ये फैक्ट कोर्ट में आएगा, इसको भी डिसाइड करना जरूरी था। तो मिस्टर स्टीफन ने दूसरे पार्ट में डिसाइड किया एडमिसिबिलिटी। कब किसी रेलेवेंट फैक्ट को एक पर्टिकुलर तरीके से कोर्ट में लेकर जाया जाएगा तभी उस फैक्ट को कोर्ट एडमिसिबल मानेंगे, अदरवाइज एडमिसिबल नहीं मानेंगे। तो क्या कर दिया इन्होंने, बहुत सारे फैक्ट्स को हटा दिया। इस तरीके से इन हालात में जरूरत पड़ी थी कि कुछ फैक्ट्स को डिक्लेयर किया जाए कि ये रिलेवेंट हैं और कुछ फैक्ट्स को हटा दिया जाए, मना कर दिया जाए कि ये रिलेवेंट नहीं है, लेकिन कुछ को ओपन छोड़ दिया, लिखा नहीं कि ये रिलेवेंट है या रिलेवेंट नहीं है। तो इंडियन परिप्रेक्ष्य में उनको जो फैक्ट इंडियन एविडेंस एक्ट में ना तो ये लिखा गया कि वो रेलेवेंट है, ना ये लिखा गया वो इररिलेवेंट है, तो ऐसे फैक्ट को इररिलेवेंट ही माना जाएगा। क्योंकि बहुत सारे सेक्शंस हैं, आप पढ़ लेना उनको, सेक्शन 59 एंड 60 पढ़ लेना। इंडियन एविडेंस एक्ट की बात करूंगा क्योंकि मैं पुरानी बात कर रहा हूं। सेक्शन 136 पढ़ लेना। इन सब सेक्शंस को पढ़ेंगे आप तो आपको पता चल जाएगा। तो इस तरीके से जरूरत पड़ी कि किसी फैक्ट को किस तरीके से कोर्ट में ले जाया जा सकता है, तो दूसरा पार्ट बनाया उन्होंने एडमिसिबिलिटी। अब क्वेश्चन आता था कि चलो ये रेलेवेंट फैक्ट है, ये एडमिसिबल ऐसे होगा, लेकिन एक पार्टी कह रही है कि नहीं मैं क्यों प्रूव करूं इस फैक्ट को, तो दूसरी पार्टी प्रूव करेगी। दूसरी पार्टी कहती है क्यों मैं क्यों प्रूव करूं, इसको वो वाली पार्टी प्रूव करेगी। अगेन क्वेश्चन खड़ा हुआ था, ये भी एक्सपीरियंस से उन्होंने देखा था। देन उन्होंने डिसाइड किया तीसरे पार्ट में कि बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर होगा, किसी फैक्ट को प्रूव करने का बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर, सबूत का भार किसके ऊपर। क्वेश्चन आया कि विटनेस आ गया, कौन विटनेस होगा, बच्चा है, बुढ़ा है, जवान है, तो इसके बारे में उन्होंने प्रोविजंस बनाए कि विटनेस कौन होगा, हु इज विटनेस, और विटनेस से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। कुछ क्वेश्चन देखिए, सेक्शन 3 जब आप पढ़ते हैं, सेक्शन 3 बीएसए या फिर सेक्शन 5 इंडियन एविडेंस एक्ट जब आप पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है कि एविडेंस मे बी गिवन ऑफ एवरी फैक्ट इन इशू एंड सच अदर फैक्ट्स व्हिच आर डिक्लेयर्ड रेलेवेंट बाय दिस एक्ट। इट मींस साक्ष्य केवल दो बातों के लिए दिया जा सकता है, या तो फैक्ट इन इशू के लिए या रेलेवेंट फैक्ट के लिए। तो जैसे ही रेलेवेंट फैक्ट के लिए साक्ष्य आया, एविडेंस आई, तो क्योंकि डिक्लेयर किया है सेक्शन 5 ने तो कोर्ट को तो एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। कुछ लोग ये सोचते हैं कि रेलेवेंसी, एडमिसिबिलिटी, सुसंगति या ग्राह्यता दोनों एक ही बात एक नहीं है, अलग अलग है। अगली वीडियो में डिटेल से मैं बताऊंगा। तो मैंने ये वीडियो में सिर्फ आपको ये बताया कि ये रेलेवेंसी वाले पोर्शन, एडमिसिबिलिटी पोर्शन, बर्डन ऑफ प्रूफ और विटनेस कौन होगा, कैसे एग्जामिन होगा,
क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जरूरत क्यों पड़ी थी इसकी और इसके पीछे का बैकग्राउंड क्या है, उसके बारे में थोड़ा सा मैंने आपको बताने की कोशिश की है। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे रेलेवेंसी, सुसंगति, एडमिसिबिलिटी, ग्राह्यता, दोनों में क्या अंतर है, क्या सिमिलरिटी है, कब रेलेवेंट कब एडमिसिबिलिटी होगी। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा, और सचमुच में सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, हाइप कर दीजिए, कमेंट करके भी आपको बताइए। नए हैं आप चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बटन को जरूर हिट करिए। आप लोग नोटिफिकेशन से वीडियो नहीं देख रहे हैं, मुझे ऐसा देखने में आ रहा है। हालांकि पिछली वीडियो में मैंने बोला था तो संख्या बढ़ी है, 40 हो गई है। 40 लोग रोज नोटिफिकेशन से वीडियो देख रहे हैं, तो आप भी नोटिफिकेशन से वीडियो देखिए, मुझे हेल्प मिलती है थोड़ी सी। तो आज की वीडियो में इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।